लगे हैं फोन जब से तार भी नहीं आते। तार समझते, चिट्ठियां। लगे हैं फोन जब से तार भी नहीं आते। बूढ़ी आंखों के मददगार भी नहीं आते। और गए हैं जब से कमाने शहर को ये लड़के। अपने गांव में तो त्योहार भी नहीं आते। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का यह मॉडल पेपर 2023 का प्रतिदर्श आदर्श प्रश्न पत्र है। 2023 में सेम टू सेम ऐसा ही आएगा, इसलिए 100 में से 100 अगर आपको लाना है तो आप ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस के साथ बने रहिएगा। मैं गारंटी के साथ आपको प्रूफ भी दिखा चुका हूं। मैं अपनी वेबसाइट पर भी वो उन बच्चों के नाम पब्लिश कर चुका हूं जो 100 में 100 पाए हैं, जो 97 पाए हैं, यानी 95 प्लस पाए हैं। देखिए सैकड़ों बच्चे हमारे चैनल से पढ़ करके 95 प्लस हिंदी में ला रहे हैं। संस्कृत में 100 में 100 कई बच्चे लाए हैं। अब उनका स्क्रीनशॉट कहीं एक दो हमने भेजे हैं, बाकी स्क्रीनशॉट ज़्यादा नहीं भेजना है हमें टेलीग्राम पर, बाकी आप वहाँ देख सकते हैं। कहाँ पे, वेबसाइट पे हमने टॉपर की लिस्ट हिंदी की डाल दी है। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर क्वालिटी पूर्ण आपको कंटेंट मिलता है। यूपी बोर्ड को ध्यान में रखकर, बोर्ड की नस नस से वाकिफ हूं मैं, वैसा पढ़ाता हूं, जैसा आना है वही पढ़ाता हूं, उतना ही आता है। नपे तुले शब्दों में जितना लिखना होता है उतना आप लिखिए, मैं उतना ही बताता हूं, और वही लिखना होता है, पूर्ण नंबर मिलते हैं आपको। चलिए इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक आपको मिल जाएगी और डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन हल कराने के बाद ही आप डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं तभी अपडेट करूंगा जब ये पेपर पढ़ा लूंगा, हल करवा दूंगा। और अगर आप 19 यानी 21 जून 2022 के बाद देख रहे हैं तो आप तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आज तो लाइव क्लास चल रही, आज की बात कर रहे हैं। देखते हैं हमारे साथ जुड़े कौन कौन है, फिर स्टार्ट करते हैं ये पेपर और ले लेते हैं सभी की राय। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि भैया आप लोग हाथ पे हाथ रख के मत बैठिए। टॉपर वही बने हैं, टॉपर वही बनते हैं जो प्रारंभ से अंत तक एक बराबर मेहनत करते हैं। टॉपर वही बनते हैं जिनके आंखों में सपने होते हैं। टॉपर वही बनते हैं जिनके दिमाग में ताकत होती है, जिनके शरीर में ताकत होती है, ऊर्जा होती है मेहनत करने की। टॉपर कहीं उगाए नहीं जाते, टॉपर का कहीं पैकेट नहीं मिलता, टॉपर कहीं खरीदा नहीं जाता है। टॉपर मेहनत से लोग बनते हैं, और आप भी अगर मेहनत करेंगे आज से, अभी से, तो आप भी टॉपर बनेंगे। द्वंद्व तक कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, और मैं राणा का वंशज हूं, फेंक, हम राणा के वंशज हैं, फेंक जहां तक भाला जाए। हमें उतनी मेहनत करनी है जितने में हम टॉप कर सकें, तो आपको मेहनत करनी है। हमारी मेहनत 10% होती है, क्योंकि मैं आपको दिशा निर्देशित करता हूं, लेकिन इसमें 90% मेहनत आपकी होती है, तब आप 98 प्लस हिंदी में लेकर के आते हैं। तो चलिए मैं बिना किसी देर किए हुए पूरा पैटर्न आपको बताता हूं 2023 का। हमारे साथ मेरे प्रिय बच्चे जुड़े हुए हैं, मोहित कुमार हैं, और अजनीश जी हैं, एसबी चौहान हैं, सोहेल शेख जी हैं, चिंटू पाल जी हैं। सिलेबस बहुत जल्द कंप्लीट होगा, 3 महीने बहुत है हमारे लिए, वैसे भी आधा सिलेबस लगभग हो रहा है। भावना प्रजापति, राज और कनीज जी हैं, और आशीष यादव जी हैं। 12th की केमिस्ट्री का भी बिल्कुल आगे तमाम विषयों का हम कोशिश करेंगे आपको सब कुछ मिलता रहे, ठीक है। हाँ बिल्कुल जवाब आने लगे हैं, लेकिन पहले पैटर्न आपको समझना है। देखिए जो लोग चिल्ला रहे हैं कि 20 ऑब्जेक्टिव हो गए हैं, अभी ओएमआर पे होगा, तो 12 में नहीं, 12 का वही पैटर्न है जो 2020 का था, 21 का था और 22 का था, वही 23 का पैटर्न है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। ना तो सब्जेक्ट में चेंजेस है, ना पैटर्न में चेंजेस है, ना पेपर में है। अब ये है आपको 100% सिलेबस पढ़ना है। पिछले वर्ष आपको 70% पढ़ना था, 30% ऑफ हो गया था, लेकिन इस बार ये कुछ नहीं है, 100 का 100 पढ़ना है, समझ गए। चलिए जहां तक हो सकेगा मैं पेपर हल कराऊंगा पूरा का पूरा।
ठीक है, वैसे मैं पूरा ही हल कराता हूं, कभी अधूरा काम नहीं करता हूं, क्योंकि प्रकृति भी कोई काम अधूरे मन से नहीं करती, इसलिए आपको भी कोई काम अधूरे मन से नहीं करना है। 3 घंटे 15 मिनट आपके लिए बहुत होते हैं। आप 10 पेज फालतू लिख सकते हैं, लेकिन अभी से प्रैक्टिस होगी तब। अभ्यासेन विद्या परिश्रमेण विद्या, पूर्णांक आपका 100 होगा। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ना है और 2 भागों में आपका पेपर होगा, खंड का और खंड का। सभी प्रश्न आपको अनिवार्य होंगे। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ही रहा, 1 अंक के लिए। देखते हैं, तमाम लोगों ने आंसर दे ही दिया है। रानी केतकी की कहानी मुंशी इंशाअल्लाह खां। तो 4th पे आप टिक कर लीजिए, आपका 4th ऑप्शन बिल्कुल राइट है। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की बात करें तो शेखर एक जीवनी के लेखक अज्ञेय हैं, लेकिन शेखर एक जीवनी की अगर हम विधा की बात कर लें तो इसकी विधा क्या है? इसकी विधा है उपन्यास। शायद आपको इसमें कहीं क्वेश्चन देखने को मिल जाए। उपन्यास विधा की रचना है शेखर एक जीवनी। और शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। आप भी कमेंट करते रहिएगा, बस मैं पढ़ाता रहूंगा आपको बिना किसी रोक टोक के। तितली के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके 3 हैं, ऊपर और 3 में ही आंसर है, नीचे एक चौथा ऑप्शन भी है, लेकिन वो हटा दीजिए। गंग जो गा है तितली, तितली के लेखक कौन है? अज्ञेय हैं, श्याम सुंदर दास हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। तो जाहिर सी बात है, तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। कंकाल, तितली और इरावती, 3rd आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, भारत दुर्दशा किसकी रचना है? प्रश्न घ कह रहा है कि भारत दुर्दशा किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है, राम कुमार वर्मा की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, या फिर प्रेमचंद की है? तो भारत दुर्दशा क्या है? भारत दुर्दशा आप 3rd ऑप्शन लगाइए, भारतेंदु हरिश्चंद्र बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। आगे बढ़िए। निंदारस किसकी रचना है? आपके चैप्टर आपको ये पढ़ना है निंदारस, तो बता दीजिए निंदारस किसकी रचना है? मोहन राकेश की है, श्याम सुंदर दास की है, हरिशंकर परसाई की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है? फटाफट आंसर आपके स्क्रीन पर चमकने चाहिए, फटाफट कमेंट होना चाहिए। माधुरी देवी जी हैं, देवांश यादव हैं, आलम जी हैं, एम क्लासिक जी हैं और सुरभि गंगवार हैं। बेटा सभी लोग, नेशनल जी हैं, राहुल कुमार जी हैं, यशप्रीत पांडे जी हैं और मलिक जी हैं, करण यादव हैं, झांसी यादव हैं, हर्ष पटेल जी हैं। बिल्कुल राइट आंसर सभी के आ गए हैं। निंदारस हरिशंकर परसाई का है। हरिशंकर परसाई का मुझे बहुत अच्छा लगता है, व्यंग्य बहुत अच्छा ये करते हैं, और व्यंग्य माने मजाक के तौर पे चीजों को लिखते हैं। हास्य पुट का व्यंग्य होता है। अगर आप इनका विकलांग श्रद्धा का दौर पढ़ सकें तो जरूर पढ़िएगा, इंटरनेट पे खोज के, मजा आएगा आपको। पैर छूने वाला वो सिस्टम है कि मतलब पैर छूने में बड़ा, पैर छूने को लेकर के बड़ा इन्होंने आनंद वगैरह उसमें बड़ा आनंद के साथ वर्णित किया है। हाँ ठीक है, देसी खिलाड़ी जी हैं और हर्ष पटेल जी, बिल्कुल देवांश अंकित बेटा। चलिए, हाँ विक्की जी हैं, रोशन पांडे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि आंसू जो है, अब वो तो थे गद्य के, अब आते हैं पद्य पे। आंसू के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद हैं, प्रेमचंद हैं, या फिर अज्ञेय हैं? इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदनाय सीम गरजती, आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, इठलाती बल खाती सी पगली सी देती फेरी। आप पहचान गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। लोगों के आंसर भी आ रहे हैं। जीत लाल जी का आंसर आ गया है, वाह वाह। चिंटू पाल सत्यभामा जी हैं, सत्यभामा विश्वकर्मा हैं, और इंजीनियर हिमांशु जी हैं, और रजनीश यादव, चिंटू पाल देसी खिलाड़ी, बहुत अच्छे खेल रहे हैं भाई साहब। आप देखिए, आंसू जयशंकर प्रसाद का एक विरह काव्य है, तो आप सेकंड वाला आंसर जयशंकर प्रसाद टिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्विवेदी युग की पत्रिका नहीं है। देखिए, इंदु, प्रभा, मर्यादा और हिंदी प्रदीप।
हम बात करते हैं इंदु की, द्विवेदी युग की है, प्रभा की है, मर्यादा है, लेकिन हिंदी प्रदीप जो है ये किसकी है? हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की है, बालकृष्ण भट्ट जी की है। और ये हिंदी प्रदीप जो है ये आपकी भारतेंदु युग की है। ये किसकी है? भारतेंदु युग की है। ठीक है, भारतेंदु युग की है, बालकृष्ण भट्ट जी है। शेखर एक जीवनी की विधा, देखो हमने कहा था कि अभी आपका जो है अभी आएगा एक क्वेश्चन, आ गया। शेखर एक जीवनी की विधा क्या है? नाटक है, कहानी है, फिर क्या है? उपन्यास है, या फिर निबंध है? तो शेखर एक जीवनी आपकी क्या है? उपन्यास ही है। ठीक है, उपन्यास है, निबंध गलत है। यामा किसकी रचना है? सभी लोग जानते हैं यामा किसकी रचना है। यामा किसकी रचना है? यामा जयशंकर प्रसाद की रचना है। नहीं है भाई साहब, नहीं है, जयशंकर प्रसाद गलत है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला गलत है, राम कुमार वर्मा गलत है, महादेवी वर्मा है। भैया कहाँ हो? थर्ड थर्ड सही है आपका। ठीक है, थर्ड सही है। महादेवी वर्मा रचना, महादेवी वर्मा जो है लेखिका हैं यामा की। ठीक है, चलिए। दूसरा सप्तक का प्रकाशन व तार सप्तक का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए चैनल पे, तार सप्तक सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा आपका तार सप्तक। ओके बेटा, चलिए। तार सप्तक का 1951 का है, हम लिख दिए यार, हम पहले टिक कर दिए। देखो सुनो, वो टिक नहीं है। और तार सप्तक की बात करते हैं, अगर हम तार सप्तक की बात करते हैं भाई साहब, तो तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ था, ये हो गया। फिर बात करते हैं दूसरा सप्तक की, दूसरा सप्तक की, तो आप इसमें +8 कीजिए तो 1951 होगा। अगर 1951 ऑप्शन है तो टिक करो। ये देखो थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, थर्ड वाला। और 8 जोड़ दोगे तो तीसरा 1959 बनेगा। अब आपका आता है गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। कितने गद्यांश होंगे? 2 होंगे, 1 का देना होगा आपको। 5 प्रश्न होंगे उसके नीचे, 2-2 अंक के होंगे। पुरुषार्थ वह है जो पुरुष को सब प्रयास रखे, वाह, साथ ही सहयुक्त रखे। यह जो सहयोग है सच में पुरुष और भाग्य का ही है। पुरुष अपने अहम से विमुक्त होता है, तभी इस भाग्य से संयुक्त होता है। अब यहां बेटा विमुक्त का अर्थ आपसे पूछेगा, संयुक्त का अर्थ पूछ लेगा, ठीक है, सहयुक्त का अर्थ पूछ लेगा। तो आपको हम बताते हैं, सहयुक्त माने साथ में लगा हुआ, विमुक्त माने अलग। ठीक है, विमुक्त माने अलग या भिन्न हो जाना, अलग हो। संयुक्त मतलब लगा हुआ, जुड़ा हुआ। ठीक, यानी पुरुष, एक मनुष्य जब अपने अहम अर्थात अहंकार से मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है, अलग होता है, विमुक्त होता है, तभी वह भाग्य से संयुक्त हो पाता है, भाग्य से जुड़ पाता है। संयुक्त मीन्स क्या होता है? जुड़ पाना। ठीक है, लोग जब पुरुषार्थ को भाग्य से अलग और विपरीत करते हैं तो कहना चाहिए कि वे पुरुषार्थ को ही उसके अर्थ से विलग और विमुख कर देते हैं। पुरुष का अर्थ क्या? पशु का ही अर्थ है। चलिए अब हम आपको इसके नीचे के प्रश्न दिखाते हैं। पहला प्रश्न है पुरुषार्थ क्या है? तो यहां पर देखिए, पुरुषार्थ वह है जो पुरुष को सब प्रयास रखे, साथ ही सहयुक्त रखे। इतना उत्तर आप दे दीजिए, हो जाएगा। कोशिश कीजिए कि आपको गद्यांश में ही आपका उत्तर मिलेगा और ढूंढने की कोशिश कीजिए, फिर उसे अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पुरुष कब भाग्य से संयुक्त होता है? पुरुष कब भाग्य से संयुक्त होता है? गद्य लगभग समाप्त हो चुका है आपका प्लेलिस्ट में, और अब हम स्टार्ट करेंगे काव्य। ठीक है, आपका स्टार्ट करेंगे
सॉल्व नहीं करवा रहे मिस्टर विनय कुशवाहा जी, पेपर हम आपको मॉडल दिखा रहे हैं। अरे सॉल्व अभी देखा कहाँ है आपने? एग्जाम के टाइम तैयारी देखे कहाँ हो? देखो पुरानी हमारी वीडियो। 7 सेट थे, 7 सेट 99% हमारी मैराथन क्लासेस से पेपर आया था। ये समझिए, मैराथन क्लासेस देख के बच्चे पास हुए हैं, 95 प्लस लाए हैं। मैं प्रूफ भी दे चुका हूं। डेली क्लासेस होती हैं शिल्पी शॉर्ट जी, समझिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाँ, ये क्या कह रहा था कि पुरुष कब भाग्य से संयुक्त होता है? तो यहां देखिए, पुरुष अपने अहम से जब विमुक्त होता है तभी भाग्य से संयुक्त होता है। फिर अगला प्रश्न ये है कि जो विमुक्त और चेष्टा का शब्दार्थ क्या है? तो विमुक्त का अर्थ हमने बताया स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र या अलग। और चेष्टा का मतलब होता है क्रिया, ठीक है, चेष्टा मतलब क्रिया, है ना। पशु चेष्टा, पशु क्रिया। अब देखिए, लेकिन यदि पुरुषार्थ पशु चेष्टा के अर्थ से कुछ भिन्न है और श्रेष्ठ है, तो इसके अर्थ में कि केवल हाथ पैर चलाना नहीं है, न क्रिया करना है, क्रिया का वेग और कौशल है, बल्कि वह स्नेह और सहयोग की भावना है। ठीक है, तो चेष्टा का मतलब होता है क्रिया, आदत, ठीक है, आदत कह सकते हो। चेष्टा मतलब आदत भी कह सकते हो, आदत करो, पशु चेष्टा आदत, ठीक है। कि काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव चा अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यालत्रति पंच लक्षणम, ठीक है। चलिए, हाँ अगला देखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे करनी है आपको, मैं बताता हूं कैसे करनी है। देखो, जितना अंश रेखांकित है इसी की आपको व्याख्या करनी, समझिए। आपको लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डालनी है। इसके बाद आपको लिखना है कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में जैनेन्द्र कुमार जी कहते हैं कि जब एक मनुष्य अपने अहंकार अभिमान से स्वतंत्र हो जाता है तब वह भाग्य से संयुक्त हो जाता है। यानी जब एक मनुष्य अपने अहंकार से अलग हो जाता है तभी वह भाग्य से जुड़ पाता है, तभी उसका भाग्योदय होता है। हो गया रेखांकित अंश। पाठ का नाम है क्या? पाठ का नाम है भाग्य और पुरुषार्थ। लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, ठीक है, यशप्रीत पांडे, रेखा वर्मा। 10th की क्लास हाँ 10th की क्लास शाम 7 बजे से चलती हैं, ठीक है, कल चलेगी, देखिएगा। अशोक का वृक्ष जितना मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृति रुचि का प्रतीक है जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। हम आपको सारे तरीके बता देंगे, सारे दांव पेच बता देंगे, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अशोक किसका प्रतीक है? तो अभी आपने पढ़ा, अशोक सामंती सभ्यता का प्रतीक है। किसका? सामंती सभ्यता का प्रतीक है। विशाल सामंत सभ्यता कैसे समृद्ध हुई? प्रजा के टुकड़ों पर देखो कैसे समृद्ध हुई, कैसे समृद्ध हुई? साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी और उसके रक्त संसार के कणों को खाकर बढ़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी वह, ठीक है, जो हटा दो, ऐसे लिख दो, से समृद्ध हुई थी। हो गया उत्तर। यक्षों की इज्जत किसने घटा दी? तो यहां पर लिखा है पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी, ठीक है। बड़ा सरल आता, कुछ कठिन नहीं। परिष्कृत और समृद्ध का अर्थ बताओ। परिष्कृत का अर्थ होता है, परिष्कृत का अर्थ होता है शुद्ध, शुद्ध किया गया, ठीक है। समृद्ध का मतलब होता है संपन्न, ठीक है। समृद्ध का अर्थ होता है मजबूत और समृद्ध का अर्थ होता है ऐश्वर्यशाली, ठीक है। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। पाठ का शीर्षक क्या है? अशोक के फूल।
लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आता रहता है। अब आएगी कविता, कविता आएगी यानी कि पद्यांश आएंगे और पद्यांश के नीचे भी 5 प्रश्न दिए होंगे। पांचों प्रश्नों के उत्तर उसी की व्याख्या समझ के देने होते हैं। तो आइए समझाते हैं। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता है नर सरित गिरि सिंधु एक समान, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। आज की दुनिया कैसी है? विचित्र और नवीन है। यानी नवीन, आज की दुनिया नई हो गई है, आज की दुनिया आधुनिक दुनिया हो गई है। विचित्र यानी कि अद्भुत दुनिया है। आज की दुनिया अद्भुत, आश्चर्यजनक कर देने वाली, चकित कर देने वाली और नवीन है। प्रकृति पर जो है सर्वत्र, जो सर्वत्र माने हर जगह है, प्रत्येक स्थान पर, सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र, सब जगह पर, यानी कि दिशा 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 में, कण कण में, क्षण क्षण में, प्रकृति यानी इस नेचर पर, इस प्रकृति पर सर्वत्र सब जगह विजयी पुरुष। ये जो पुरुष है, मनुष्य को विजयी बताया रामधारी सिंह दिनकर ने। कहा कि जो पुरुष है वो आसीन, आसीन माने सवार है, सवार है यानी कि प्रकृति पर विजय प्राप्त करके, प्रत्येक दशों दिशाओं में प्रकृति पर विजय प्राप्त करके आज पुरुष बैठा हुआ इस पृथ्वी पर है, बंधे नर के करों में। नर मतलब आदमी, मनुष्य, करों मतलब हाथों में। मनुष्य के हाथों में वारी माने जल, विद्युत माने बिजली, भाप माने वाष्प, वाष्प विद्युत जल यानी कि जल थल और वायु, सब आज हाथ में बंधे का मतलब यह है कि मनुष्य के हाथों की कठपुतलियां हैं बंधे नर के, अर्थात मनुष्य के हाथों में जल, बिजली और भाप सब बंधे हुए हैं, सब उसके इशारों पर नाचने वाले हैं। उसके हुक्म पर पवन का यानी वायु का ताप जो है घटता और बढ़ता है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। व्यवधान अर्थात रुकावट, कहीं पर भी रुकावट और बाधा नहीं है। लांग सकता है नर सरित गिरि एक सिंधु एक समान। सिंधु मतलब सागर, गिरि माने पर्वत, सरित माने नदियां। पर्वत, नदियां, सागर एक समान सबको लांग सकता है कि स्पीड में हवाई जहाज में बैठेगा, शिव से निकल जाएगा, ठीक है, हाँ वो निकल जाएगा। तो कवि के अनुसार आज की दुनिया कैसी है? दुनिया नवीन है और विचित्र है, अद्भुत और विचित्र दुनिया है। पुरुष के हाथों में क्या बंधे हैं? है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप। समझ गए? तो मन पुरुष के हाथों में वारी, विद्युत और भाप सब के सब बंधे हुए हैं। चढ़ता उतरता में कौन सा समास है? चूंकि ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये व्याकरण जो है हमारे में समास आपको नहीं पढ़ने होते हैं कक्षा 12 में, लेकिन समास का क्वेश्चन पूछा है। लेकिन मैं आपको बताता हूं यहाँ पर द्वंद्व समास है, क्योंकि आप पढ़ते आ रहे हैं चढ़ता और उतरता, ठीक है। तो द्वंद्व समास है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने पूरी बता दी। पाठ का शीर्षक है क्या? अभिनव मनुष्य। क्या है? पाठ का शीर्षक है अभिनव मनुष्य। और लेखक इसके कौन, कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। फिर देखिए आ गया जयशंकर प्रसाद का मस्त मस्त। दुख की पिछली रजनी के बीच, बीच है यहाँ पे, दुख की पिछली रजनी के बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल।
दुख की पिछली रात्रि, रजनी माने होता है रात्रि, बीच माने मध्य में, दुख रूपी पिछली रात के मध्य में विकसता यानी विकसित होता है या आता है, खुलता है सुख का नवल माने नवीन, प्रभात माने सवेरा। दुख की काली रातों के मध्य में सुख का नवीन सवेरा विकसित होता है। एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। जो सुख रूपी शरीर है, सुखगात में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। तो जो सुख रूपी शरीर है ये दुख का महीन पर्दा डाले रहता है। एक पर्दा यह झीना माने बारीक, नील माने नीला सा, एक जीना एक झीना महीन पर्दा सुख ओढ़ लेता है ना। एक सुख जो होता है वो दुख का हल्का सा पर्दा ओढ़ लेता है। तो एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुखात, सुख रूपी शरीर जो है वो छुपा हुआ है एक दुख रूपी महीन पर्दे के नीचे। और श्रद्धा समझा रही है मनु को, फिर कहती है कि जिसे तुम हे मनु, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जिसको तुम अभिशाप समझ बैठे हो इस जीवन का, जगत की ज्वालाओं का मूल, तुम जिस दुख को संपूर्ण संसार की ज्वालाओं का, दुखों का यानी कि दर्दों का, पीड़ाओं का मूल समझ बैठे हो, दरअसल वो ये बात गलत है। ईश का वह रहस्य वरदान, ये जो दुख है ईश्वर का रहस्यमयी वरदान है, कभी मत इसको जाओ भूल। अगर दिन नहीं होगा तो रात को कौन समझेगा, अगर रात नहीं होगी तो दिन की महत्ता क्या, अगर उजाला नहीं होगा तो अंधेरे की महत्ता क्या, अगर गोरा नहीं होगा तो काले की महत्ता क्या। ये महत्ता है, जब तक दुख है तभी तक तो सुख की महत्ता है। अब दुख ही दुख होता तो सुख की पहचान नहीं रह जाती, और सुख ही सुख होता तो दुख की पहचान नहीं रह जाती, और कोई किसी को महत्व नहीं देता। इसलिए ये ईश्वर का रहस्यमयी वरदान है, इस दुख को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, ऐसा श्रद्धा समझाती है मनु को। फिर क्वेश्चन आए हैं आपके, प्रश्न आ गए, कवि ने दुख की तुलना किससे की है? काली अंधेरी रात्रि से। ठीक है, कवि के अनुसार झीना पर्दा में क्या क्या छिपा हुआ है? कवि के अनुसार झीना पर्दा में सुखगात छिपा हुआ है। सुखगात यानी सुख रूपी शरीर छिपा हुआ है। सुखगात में कौन सा अलंकार अभी हमने बताया था? रूपक अलंकार। सुखगात में रूपक अलंकार आपका है। रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कर दी, पाठ का नाम आपको बता दी दें, श्रद्धा मनु है। क्या है? पाठ का नाम श्रद्धा मनु है, लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, और श्रद्धा मनु कहाँ से लिया गया है? कामायनी के श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। कामायनी का श्रद्धा सर्ग है, और श्रद्धा सर्ग कौन सा है? ये 3rd नंबर का सर्ग है। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, एक कवि की और एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए साहित्यिक परिचय लिखना होगा 80 शब्दों में। ठीक है, तो वो मैं करा चुका हूं, 80 शब्दों में ही कराता हूं मैं, ये कर दीजिएगा। जो यहाँ पर जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, जयनेन्द्र कुमार हजारी प्रसाद, APJ अब्दुल कलाम जो कवि हैं, वो भी कवि का साहित्यिक परिचय देना है, और लेखक का साहित्यिक परिचय देना है। साहित्यिक परिचय ही देना होता है, जीवन परिचय 2-3 लाइनें होती हैं ऊपर, यानी जैसा मैंने लिखाया वैसा ही लिखना है आपको। महादेवी वर्मा, मैथिली गुप्त और भारतेंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है कथा भारती, जो आपकी कहानियों वाली किताब होती है, यानी अब तो एक ही किताब है, तो इसमें पंचलाइट अथवा लाठी कहानी की जो समीक्षा है उसको करना है, 80 शब्दों में करना है। तो 1-1.5 पेज में ये भी होता है, ये भी करा देंगे हम, करा चुके हैं हम आपको, और फिर से करा देंगे एक बार। ठीक है, ध्रुव यात्रा कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, तो एक कोई क्वेश्चन आ जाएगा। फिर आएगा खंडकाव्य, 5 अंकों में खंडकाव्य आपका आना है। आप अपने जिले से संबंधित खंडकाव्य देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है खंडकाव्य की। ओके बच्चों, प्लेलिस्ट बनी हुई है। हाँ, नेशनल जी और राम बाबू यादव जी, बिल्कुल। चलिए, हाँ हाँ, ओके भाई, शेयर करो। आप लोग शेयर नहीं करो, देखो स्टेटस लगा लो, शेयर कर दो। हिंदी में आपको 100 में 100 चाहिए ना, तो फिर काहे परेशान हो? हम तो प्रूफो दे चुके हैं ना, 100 में 100 वाले बच्चे हमको खुद ही भेजे हैं कि हाँ सर हम आपके यहाँ जो है 100 में 100 पाए हैं, तो हमने आपको शेयर कर दिया टेलीग्राम पे।
तो इसमें चरित्र चित्रण अधिकतर इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सारे क्वेश्चन चरित्र चित्रण के करना है। पीडीएफ पाना है तो डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक हम दे देंगे, ले लीजिएगा। अब आता है खंड खा। खंड खा में समझिएगा क्या क्या आएगा। खंड खा में आपका जो है, खंड खा में जो गद्यांश हैं 2 आएंगे और 1 करना होगा। 2 पद्यांश आएंगे संस्कृत दिग्दर्शिका के और 1 करना, यानी 1 गद्यांश और 1 पद्यांश आपको करना है। कुल मिला के 14 अंक से, 14 और 2 16 अंक से आपका संस्कृत दिग्दर्शिका का आना है। 16 नंबर लेना है तो संस्कृत दिग्दर्शिका पूरी पढ़ लो। याज्ञवल्क्य उवाच नवा अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मनस्त्वयि कामाय। अब यहां देखिए ये कहां से लिया गया है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से लिया गया। तो याज्ञवल्क्य बोले, याज्ञवल्क्य उवाच, उवाच मीन्स बोले, न माने नहीं, व माने अथवा, अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, न पत्युः कामाय, पत्युः मतलब होता है पति की, कामाय माने कामना के लिए, इच्छा के लिए, पति ही प्रियो भवति, पति प्रिय होता है, भवति मीन्स होता है। अरे मैत्रेयी, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु माने अपनी, वही कामाय, अपनी ही कामना के लिए पति ही प्रियो भवति, अपनी ही कामना के लिए पति प्रिय होता है। न वा अरे, हे मैत्रेयी, न ही जायाया, जायाया का मतलब होता है जायाया, जायाया का मतलब होता है पत्नी, कामाय कामना के लिए, इच्छा के लिए, जाया माने पत्नी, प्रिया बहुत प्रिय होती है। पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है, बल्कि, वही मतलब होता है बल्कि, आत्मनस्तु वही कामाय, अपनी ही कामना के लिए जाया प्रियो बहुत पत्नी प्रिय होती है। यानी पति की इच्छा के लिए पत्नी प्रिय, पत्नी को पति प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपनी इच्छा के लिए पत्नी को पति प्रिय होता है। वही बात उल्टा लागू होती है कि पत्नी की इच्छा के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, बल्कि पति की इच्छा के लिए, वो अपनी ही इच्छा के लिए पत्नी प्रिय होती, समझिए। और नवा अरे, और नहीं मैत्रेयी, पुत्रस्य वित्तस्य चा, और पुत्र से माने धन और वित्त से माने धन, पुत्र से माने पुत्र, पुत्र और धन, चा माने और ना पुत्र अथवा धन, कामाय माने इच्छा के लिए, पुत्र वित्तम वा, पुत्र अथवा धन, प्रियाम भवति प्रिय होते हैं, बल्कि आत्मनस्तु वही कामाय, बल्कि अपनी ही कामना के लिए पुत्र वित्तम वा, पुत्र अथवा धन, प्रियम भवति प्रिय होते हैं। नवा अरे, और नहीं सर्वस्य कामाय, सबकी कामना के लिए, सर्वम प्रियम भवति सभी प्रिय होते हैं, बल्कि आत्मनस्तु वही कामाय, अपनी ही कामना के लिए, सर्वम प्रियम भवति सभी प्रिय होते हैं। यानी कि आप अपनी, देखो आपको कोई टीचर प्रिय है तो वो टीचर की कामना के लिए टीचर प्रिय नहीं है, बल्कि आपकी अपनी कामना के लिए टीचर प्रिय है। और मुझे, आप शिष्य हैं और मैं एक अध्यापक हूं, मेरी इच्छा के लिए आप, मैं, देखिए आपकी इच्छा के लिए आप प्रिय नहीं है मेरे, अपनी इच्छा के लिए आप प्रिय हैं। तो सब अपनी इच्छा पर जीते हैं, सबको खुद की इच्छा केंद्र में है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक गद्यांश हो गया, मैं करवा दिया हूं, और एक पद्यांश करा देता हूं मैं। ठीक है, यहां देखिएगा, एक पद्यांश करा दो। देखो ये जो लिया गया है, यहां देखो ये जातक कथा से लिया गया है। ठीक है, ये बता देता हूं, नहीं तो बहुत लंबा टाइम जाएगा। बाकी मैं बार बार आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो फुल हल कराता चला जाऊंगा। अये लाजान उच्चैः पथि वचनम आकर्ण गृहिणी, शिशौ कर्णम यत्नात् सुहुपितवती दीनवतना, मयि क्षीणोपाय यत कृतम सदृशाओ अश्रु बहुले, तदंतः शल्यम में तुमसे पुनः उदर्तुम उचितः। ठीक है, तो ये कहां से लिया गया है, ये आपका लिया गया है भोजस्य औदार्यम से। ठीक है, भोजस्य औदार्यम से लिया गया है। अब चलिए ये जो दूसरा लिया गया है, ये दूसरा, ये दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला कहां से लिया गया है, ये आपका दूत वाक्यम से लिया गया है। कहां से लिया गया है, दूत वाक्यम से लिया गया है। ठीक है, तो अब मैं पहले का आपको बता देता हूं, क्या, पहले का बता देता हूं हिंदी अनुवाद। ठीक है, पहले क्या बता देता हूं,
हिंदी अनुवाद। चलिए, अये लाजान उच्चैः। अरे लाजा माने होता है खील, समझिए। देखो, जब एक एक पॉइंट पढ़ोगे, ठीक है, एक एक पॉइंट पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। मैं एक एक मीनिंग बताता हूं हमेशा, इस श्लोक को ढंग से समझिए। अयेला जान उच्चैः पथि वचनम् आकर्ण्य गृहिणी शिशौ कर्णौ यतनात् सुपिहितवती दीनवचना मयि क्षीणोपाय यत कृतं वृषौ अश्रुबहुले तदन्तः शल्यं मे त्वमसि पुनः उद्धर्तुम् उचितः। कहने का मतलब यह है, अये अरे लाजान, लाजान मतलब होता है लावा, लावा मतलब खील, खील जिनको बोलते हो लावा खील, यानी जिनको लैया वगैरह बोलते हो। अरे लावा ले लो लावा, खील ले लो खील। उच्च ही मतलब होता है ऊंचे स्वर में, पथि मतलब होता है रास्ते में, वचनम माने होता है आवाज को, आकर्ण माने होता है सुन करके। यहां पे देखो वचनम अलग है, वचनम अलग है और प्लस आकर्ण अलग है। आकर्ण माने होता है सुन करके, वचनम आकर्ण। गृहिणी माने हमारी पत्नी। तो यहां पर जो है महाराजा भोज के द्वार पर एक ब्राह्मण आता है जो लंगोटी पहने हुए होता है। वो महाराज भोज से आकर के कहता है, राजा भोज कहते हैं, महाराज भोज कहते हैं, कवि क्यों रो रहे हो? तो कवि ने तब कहा, उस ब्राह्मण ने, कि मेरे घर की स्थिति को आप सुनिए। अरे लाजान, अरे खील ले लो, उच्च ही ऊंचे स्वर में, पथि माने रास्ते में, वचनम माने जब आवाज आती है, तो आकर्ण माने सुनकर के, गृहिणी माने मेरी पत्नी। मार्ग में, रास्ते में, ऊंचे स्वर में, अरे खील ले लो सुनकर मेरी पत्नी। शिशु माने बच्चों की, कर्णों माने कानों को, यतनात् माने यत्न पूर्वक, सुपिहितवती, सुपिहितवती का मतलब होता है बंद कर देती है। दीन वदना, दीन वदना, वदना है यहाँ पे गलत टाइपिंग है, दीन, बोर्ड का पेपर है ये, दीन वचना, दीन वदनों, वदन माने होता है मुख, दीन मुख वाली मेरी पत्नी मेरे बच्चों के कानों को बंद कर देती। अरे खील ले लो खील। इन वचनों को सुनकर, रास्ते में खील बेचने वाला जब कहता कि अरे खील ले लो खील, इन वचनों को सुनकर के पत्नी मेरी पत्नी मेरे दोनों बच्चों के कानों को यत्न पूर्वक ढक देती है, बंद कर देती है, दीन मुख वाली मेरी पत्नी। और मई माने मैं, छीणो उपाय, छीण उपाय वाला, जिसका उपाय ही बंद हो गया, उपायहीन, मैं उपायहीन। यतः कृतम दृशौ अश्रु बहुले, यतः कृतम, यतः कृतम दृशौ अश्रु बहुले, यत कृतम माने जो किया हुआ, यत यत माने जो, कृतम माने करती है वो, दृशौ देख कर, अश्रु बहुले बहुत सारे आंसू बहाता हूं, मुझ दरिद्र पर जो अश्रुपूर्ण दृष्टि डाली। क्षीणो उपाय यत कृतम, अर्थात मुझ क्षीण उपायहीन पर जो अश्रुपूर्ण दृष्टि डाली, उसने अश्रु, जब वो अश्रु बहुले, अश्रुपूर्ण दृष्टि, दृशौ अश्रु बहुले, अश्रुपूर्ण दृष्टि वाली जब नजर मेरे ऊपर डाली, तदा, तत् माने तब, यत माने जब, यहां पर देखिए यहां गलत बता दिया हमने, यत कृतम, यत माने जब, कृतम माने किया, दृशौ माने, दृशौ अश्रु बहुले, बहुत से आंसुओं से भरी हुई दृष्टि जब मेरी तरफ किया, तथा माने तब, अंतः माने मेरे अंतःकरण में, शल्यम माने कांटा घुस गया, सुई चुभ गई, कांटे के समान उसकी दृष्टि मेरे अंतःकरण में जाकर के धसी। तमसि माने तुम ही हो, पुनः उद्धर्तुम उचितः, अर्थात आप ही समर्थ हैं उसको उखाड़ने में, निकालने में। तो ये आपका हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट
श्लोक पर ये भी पढ़ा देते हैं, वरना आप कहेंगे कि मुझे पढ़ाया नहीं, अधूरा छोड़ दिया, तो मैं अधूरे मन से कोई काम करता नहीं हूँ। तो आप सुनिए, प्राप्तः किल आद्य वचनात् ही पांडवानाम, प्राप्तः किलाद्य वचनादि पांडवानाम, दौत्येन भृत्य इव कृष्णमति स कृष्णः, श्रोतुं सखे त्वमपि संजय कर्णो, नारी मृदूनि वचनान युधिष्ठिरसि। कहने का मतलब ये है कि जो दुर्योधन है वो अपनी राज्यसभा में अपने मित्र संजय से कहता है कि प्राप्त माने आया हुआ है, किल माने निश्चय ही, अद्य माने आज, वचनात् माने कहने से, इह माने इस यहां पर, पांडवा नाम माने पांडवों के कहने निश्चित रूप से निश्चय ही आया है, दौतेन माने दूत के रूप में, व्रतयु नौकरों की भांति, कृष्णमति काली बुद्धि वाला, स कृष्ण वह कृष्ण आज यहां पर पांडवों का दूत बनकर नौकरों की भांति वो काली बुद्धि वाला कृष्ण निश्चय ही आज यहां पर है पांडवों के कहने से। और श्रोतुम सखे, सुनो, श्रोतुम माने सुनने के लिए, सखे माने हे सखे, श्रु धातु में तुमुन प्रत्यय लगा तो श्रोतुम माने सुनने के लिए, हे सखे तुम माने तुम भी, सज्जय करणों, सज्जय माने सजा लो, संजय नहीं यहाँ पे लिखा, यहाँ पे सज्जय लिखा, कर्ण उसका दोस्त है, कर्ण माने हे कर्ण, सज्जय माने सजा लो, कर्णों माने अपने दोनों कानों को सजा लो, नारी मृदूनि नारियों के समान कोमल, वचनानि माने वचनों के, युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर के सुनने के लिए। निश्चय ही वो जो दूत काली बुद्धि वाला श्री कृष्ण यहाँ पर हमारे दरबार में आज आया है पांडवों के कहने से। अब हे मित्र कर्ण, अपने दोनों कान सजा लो स्त्रियों की तरह युधिष्ठिर के वचन सुनने के लिए। तो ये कहां से लिया गया? देखो, ये लिया गया दूत वाक्यम से और ऊपर भोजस्य औदार्यम से लिया गया। संदर्भ सहित लिखना होगा तभी 7 अंक पाएंगे। फिर 2 प्रश्नों में से 2 प्रश्न आपको करने हैं। महर्षि दयानंद विरजानंदा गुरु थे और कस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, तो आत्मनस्तु वै कामाय सर्वम प्रियम भवति। विद्यार्थी किम त्यजेत, विद्यार्थी आलस्यम त्यजेत, है ना? क्या विद्यार्थी त्याग दें? आलस्य त्याग दें। विद्यार्थी सुखम त्यजेत होगा, ये समझिए, आलस्य और सुख दोनों त्याग। शांत रस का स्थायी भाव, विभत्स रस का स्थायी भाव लिखिए, उदाहरण लिखिए, 2 अंक आएगा। तो शांत रस का लिखिए, क्या लिखेंगे? शांत रस में लिखेंगे कि यहु संसार का गद की पुड़िया, यहु संसार का गद की पुड़िया, बूंद पड़े घूली जाना है, भैया रामी चलो देसावा वीराना है। भैया ये लिख दोगे, कोई काटेगा ना, ये कबीरा का भजन है, कबीरदास का भजन है। क्या? कि भैया रामी चलो देसावा वीराना है, यहु संसार कागज की पुड़िया, यहु संसार पानी का बुल्ला, हवा लगे डूबी जाना है, भैया रामी चलो देसावा वीराना है। शांत रस है, कोई रस इसमें आपको नहीं मिल रहा। संसार से जहां पर निर्वेद हो जाए, संसार से मोहब्बत न रह जाए, दुनिया बेकार जहां लगने लगे, वहां शांत रस है। फिलहाल आपकी परिभाषा आप बता देते हैं हम। जब निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है तो शांत रस की निष्पत्ति होती है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। सारे रस पढ़ने होंगे आपको और सब पढ़ाए हुए पढ़ सकते हैं आप, फिर से भी पढ़ाएंगे। जब जुगुप्सा नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव आदि के संयोग से पुष्ट होता है, तब विभत्स रस की निष्पत्ति होती है। तो आप समझिए, मैं आपको समझा देता हूं, 2 उदाहरण मैं दूंगा, आनंद आएगा।
कि ओझारी की झोरी कांधे आतन की सेली बांधे मूड पे कमंडल खपर की यो खोर के जोगिनी जुटुंग झुंड झुंड बानी तापसी थी जोगिनी झुटुंग झुंड झुंड बानी तापसी थी जाति पाती बैठी हैं जमाती जोरी जोरी तीर तीर बैठी हैं जमाती जोरी जोरी के सोनित सो सानी सानी गुदा खात से तुआ से प्रेत कपियत बहोरी घोरी घोरी के और तुलसी बेताल भूत भूत साथ लिए भूतनाथ तुलसी बेताल प्रेत साथ लिए भूतनाथ। अब उसमें आगे की पंक्ति नहीं आ रही, तो इतना आपको लिखना है कि ओझरी की झोरी कांधे आतन की सेली बांधे मूड के कमंडल खपर कियो कोरी के जोगिनी झुटुंग झुंड झुंड बनी तापसी सी तीर तीर बैठी हैं जमात जात जोरी के। तो ये विभक्त रस है। अगर इससे थोड़ा सा सरल आपको चाहिए तो दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं, दूसरा समझिए, जहां पे हाड़ मांस पीप मवाद घृणित भाव के उदाहरण आ जाए। तो ओझरी समझते हो ना, आते वगैरह, आंतों की पगड़ी बांधे हुए है और ओझरी की झोली लटकाए हुए है, उसके सिर का कमंडल बनाए हुए, दुनिया भर का युद्ध का वर्णन है। तो अब देखिए एक को मैं आपको सुनाता हूं, अगर उल्टी आ जाए तो क्षमा चाहेंगे, ऐसे उदाहरण होते हैं विभक्त रस के। समझिए, मैं एक सुनाता हूं आपको, क्या सुनाता हूं, हाँ, अच्छा आप गायब होने लगे लोग, अच्छा जीत लाल जी हैं, विनोद कुमार जी हैं, स्कुटनी वीडियो जरूर बनाएंगे हम आपको, विश्वनाथ सिंह जी हैं, मनोज जी हैं, रेगुलर तो चलती हैं भाई साहब, रेगुलर ही तो चलती हैं, रेगुलर तो चल रही हैं भाई, एक दो दिन बीच में नहीं होती हैं तो क्या है, छुट्टी ले लेते हैं हम भी, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। फिलहाल भैया डेली क्लासेस चलती हैं, अब एक आध दिन नहीं चली तो अलग बात है, बाकी डेली हम हमेशा चलाते हैं शाम 8 से 9 के बीच में, ठीक। कि सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत खींचत जी भैंस्यार अति आनंद उर्धारत, ये भी लिख सकते हैं। चलो अब ठीक है, अब यमक अलंकार और संदेह अलंकार। देखो यमक अलंकार क्या है, जहां पर एक शब्द दो बार आए, यानी आप लिखेंगे कि जब एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो परंतु अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता। कनक कनक वाला उदाहरण आप सभी जानते हैं, ठीक है। या फिर आप लिख दीजिएगा ऊधव जोग जोग हम नाही, ऊधव, देखो ऐसे लिखना, ऊधव जोग और जोग हम नाही। तो लिखिए एक जोग का उदाहरण है योग साधना, एक का उदाहरण है योग्य, ठीक है, एक का अर्थ है, ठीक है। तो लिख दीजिएगा, हो जाएगा ऊधव जोग जोग हम नाही, ये परिभाषा, ये उदाहरण लिखना। संदेह अलंकार क्या होता है, ठीक है, जहां पर पाठक काव्य को पढ़ते समय पाठक की शंका का समाधान न हो, वहां पर उपमेय में उपमान की का संदेह बना रहे, वहां पर संदेह अलंकार होता है। शंका कभी समाप्त नहीं होगी, ये है अथवा ये है अथवा ये है। इसमें या कैंधो अथवा, ठीक है, कै इत्यादि वाचिक शब्द आते हैं, या तो जो कविता होगी उसमें या बार बार होगा, या तो कैंधो होगा, ठीक है, या तो अथवा अथवा होगा, या तो कै होगा, ठीक है। जो आप प्रेम माधुरी के बाद यमुना छवि पढ़ते हैं उसमें संदेह अलंकार बहुत ज्यादा है। जैसे संदेह में देखिएगा कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। तो इसमें शंका समाधान हो ही नहीं पा रहा है, शंका निरंतर बनी है, कोई पक्का नहीं हो पा रहा है कि साड़ी है कि का है कि का है, कुछ और नहीं पक्का हो रहा है, तो यहां पे संदेह अलंकार है, ठीक है। सोरठा
और उपेंद्र वज्रा। छंद है, उपेंद्र वज्रा है, सोरठा है। सोरठा आप जानते हैं दोहे का उल्टा होता है। सोरठा क्या होता है? दोहे का उल्टा होता है। और इसमें देखिए, इसके प्रथम और द्वितीय चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। तृतीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दोहे का उल्टा होता है, ठीक है। और उपेंद्र वज्रा क्या होता है, समझिए। मैं उपेंद्र वज्रा का बत समझाता हूं। तो उपेंद्र वज्रा जो छंद है, इसका एक सूत्र होता है, उपेंद्र वज्रा जत जात तोगा। तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, फिलहाल मैं आपको समझा देता हूं। उपेंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में जगड़ तगड़ जगड़ और 2 गुरु वर्णों के क्रम से वर्ण होते हैं। तो इसमें तुमेव माता चपिता तुमेव वाला जो है वो संस्कृत का है, लिख सकते हैं आप। और बाकी मैं हिंदी का आपको बता दूं। न साधना वंदन मोहि आवे, तुम्हें रिझाऊं विधि को बतावे। सुवासिनी सिद्धि सुकाज कीजे, विवेक और बुद्धि नवीन दीजे। ये भी कह सकते हैं आप, बिना विचारे जो काम होगा, कभी ना अच्छा परिणाम होगा। ये भी है आपका उपेंद्र वज्रा, ठीक है। तो ये तगड़ मगड़ का विधान है, मैं बता चुका हूं। यमाता राज भान सलगा, आप सूत्र डालिए तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, उसमें है। फिर आपका आएगा क्या, निबंध आएगा। निबंध में क्या होता है, देखो निबंध आपको 9 अंकों में मिलेगा। रूपरेखा जरूर बना लेना। अगर रूपरेखा नहीं लिखेंगे तो ये 2 अंक भी आपको नहीं मिलेंगे, 7 ही मिलेंगे। पूरा लेने के लिए ये रूपरेखा बनानी होगी, हेडिंग पहले लिखनी होगी। साहित्य और जीवन, नारी शिक्षा की उपयोगिता, बढ़ती जनसंख्या, वृक्षारोपण का महत्व, प्रीतिकर काहू सुख न लहो, ठीक है। फिर देखिएगा, कहते हैं कि शायकः का संधि विच्छेद कीजिए। हाँ देखिए, आप व्याकरण चालू है, व्याकरण के ऑब्जेक्टिव, ठीक है। हाँ चलिए, बिल्कुल पूरा करा देते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। शायका का संधि विच्छेद क्या होगा, तो शय धन अकह, ये अयादि संधि से आपका हो गया एचो अयवायावह सूत्र से। सच्चित का सतधन चित होगा, ठीक है। विष्णु त्राता में कौन सी संधि विच्छेद करो, विष्णु धन त्राता, विष्णु त्राता हो जाएगा। यथाशक्ति में शक्ति मन अतिक्रम में अव्ययी भाव समास होगा आपका। नील गाय में कौन सा समास होगा आपका, नील गाय में आपका कौन सा समास है, बता रहे हैं, ओके। हाँ, नील गाय में आपका कौन सा समास है, यहाँ पे कर्मधारय समास है। अब आता है तिष्ठतम रूप जो है वो बताइए। इसमें पूछता है तिष्ठतम रूप बताओ, तिष्ठतम नहीं है, ये है तिष्ठतम, ठीक है। तो बताओ, कहता है इसमें आपको बताना है धातु, लकार, पुरुष और वचन। तो तिष्ठतम जो है, पहले तो देखो स्था धातु है, ठीक है, मैं बता रहा हूं। हाँ या देखो धातु, अब देखो धातु कौन सी है, तो तिष्ठ धातु नहीं होती, स्था धातु है, स्था धातु है। और स्था धातु है तिष्ठतम, ठीक है।
लोट लकार आपका है, कौन सा है? लोट लकार है। तिष्ठा धातु लोट लकार है, मध्यम पुरुष है। क्या है? मध्यम पुरुष है और द्विवचन का रूप है। तिष्ठ, तिष्ठतम, तिष्ठत, यानी लोट लकार में आप पढ़ेंगे तो ऐसे बनेगा तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु, तिष्ठ, तिष्ठतम, तिष्ठत। ठीक है, तिष्ठान, तिष्ठाओ, तिष्ठाम। अब कहता है अपठत जो रूप है, अपठत, अपठत रूप होता है अपठतम। ठीक है, अपठतम तो तिष्ठतम, तो ये हो जाएगा आपका अपठतम में पठ धातु हो गई, पठ धातु हो गई और लंग लकार हो गया। पठ धातु लंग लकार हो गया, पठ धातु हो गई, लंग लकार हो गया। और फिर आप मध्यम पुरुष में जाएंगे, मध्यम पुरुष में जाएंगे तो ये द्विवचन का रूप बन जाएगा अतिष्ठतम। ठीक है, आत्मनेह रूप जो है वो कहाँ से आया है? आत्मन शब्द का आत्मने रूप बताओ, बताओ, कमेंट आप भी कर दो ना, आत्मन का शब्द रूप बताओ। आत्मा, आत्मानम, आत्मना, आत्मने, तो ये आत्मने जो है चतुर्थी है। क्या है? चतुर्थी। देखो ऑप्शन होगा इसमें, चतुर्थी का एक वचन ये रहा। अब बताओ ये शाम रूप यत, यत का जो है यत शब्द रूप का एशाम रूप बताओ, यत शब्द रूप का एशाम बताओ। तो यह, यम, येन, यस्मै, यस्मात्, यस्य, यस्मिन्, तो ये शाम बताना है। तो रामस, रामे और रामाणाम, षष्ठी का बहुवचन होगा तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, पठनीय में कह रहा है प्रत्यय बताओ भैया, तो पठनीय में पठ धातु अनियर प्रत्यय। ठीक है, गुरुता में गुरु शब्द और तल प्रत्यय होगा, ए सही है। फिर कह रहा है रेखांकित पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। विद्यालयम निकषा नदी बहती, कहता है रेखांकित अंश में बताओ, तो विद्यालयम में अविता परिता समया निकषा हा प्रति योगे अपि। ठीक है, हा प्रति के योग में द्वितीया होती है, अतः विद्यालय में द्वितीया विभक्ति है। छात्रेषु अरविंदा श्रेष्ठा यतश्च निर्धारणम सूत्र से छात्रेषु में सप्तमी विभक्ति है। भिक्षुका पादेन खंजा येनांग विकारः, तो पादेन में तृतीया है, येनांग विकारा जिसके जिस अंग में विकार हो उसमें तृतीया होती है, तो पादेन में तृतीया है। ठीक है, कहता दो वाक्यों में अनुवाद कीजिए। देखो हम जा रहे हैं, अहम आवाम, तो आवाम हम जा रहे हैं ना, अहम आवाम वयम, यानी हम सब जा रहे हैं, तो अहम आवाम वयम लगेगा। वयम माने हम सब जा रहे हैं। वयम गच्छामि, गच्छावा, गच्छामा, वयम गच्छामः। ठीक है, वे दोनों कल काशी गए थे। अब बताओ, तो सह तौ, तौ लगेगा, और फिर जो आप लगाएंगे गम धातु का रूप। ठीक है, गम धातु का रूप लगाएंगे, तो गम धातु में दोनों गए थे तो लंग लकार में जाओगे, लंग लकार में जाओगे और दोनों गए थे। कौन? वे दोनों, वह, वे दोनों, वह सब, तो अगच्छताम ये लिखोगे। तो और कल का लिखोगे, अच्छा गए थे भूतकाल है ना, तो ह्यः लिखोगे। तो ह्यः काशी अगच्छताम। ठीक है, अगच्छताम। ठीक है, तो दोनों बन गए, दो ही करने हैं। ठीक है, चलो तो बच्चों ये आपको पेपर कैसा लगा हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं, और अब हम आपकी कमेंट पढ़ेंगे कि आपके मन में कोई सवाल चल रहा है तो एक बार पुनः आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए शेयर करना है बहुत जोरों से। पेपर अभी PDF डाउनलोड कर लीजिए 5 मिनट के अंदर, डिस्क्रिप्शन में लिंक देने जा रहा हूं मैं।
हाई स्कूल में मैथ में नंबर कम हैं 23 थ्योरी में। देखिए ये सब बातें बाद में करिए, फिलहाल इस क्लास से संबंधित कोई बात हो तो। 12 8 से 9 के बीच में चलता है, ठीक है, 8 से 9 के बीच में। शिवांश मिश्रा जी कह रहे हैं बहुत अच्छा लगा। सत्यभामा बहुत अच्छा। रोशन पॉपुलर जी, राधे राधे। विनोद कुमार जी, चलिए। MTH जी हैं, ओरिजिनल धानु जी हैं, जीवन परिचय पढ़ा चुके हैं। चैप्टर का सबसे पहले जीवन परिचय कराते हैं, ठीक है, फिर जीवन परिचय के बाद हम उसका चैप्टर कराते हैं, चैप्टर के बाद उसके अभ्यास प्रश्न कराते हैं, अभ्यास प्रश्न के बाद भी जब एग्ज़ाम के चीज़ें होंगी तो वो चीज़ें पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पेपर ज़रूर डाउनलोड कीजिए।